अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो निबोशाइडी एलिमेंट नंबर 3 में से है स्पेशल केसेस एंड वल्नरेबल वर्कर्स। स्पेशल केसेस वो हैं जो आम इंसान की जो काम करने की सलाहियत है उससे हट के। फॉर एग्जाम्पल, एक आम इंसान जो मैच्योर हो चुका है, जो एक्सपीरियंस है, वो किसी भी काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है, जबकि एक डिसेबल वर्कर उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। एंड वल्नरेबल वर्कर्स हम उन्हें कहेंगे जो ज्यादा कमजोर हैं, ज्यादा हसास हैं, जिनके ऊपर हैजर्ड्स या रिस्क बड़ी जल्दी हावी आ सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें जो पहली कैटेगरी है वो है यंग पर्सन्स की। यंग पर्सन्स क्या हैं? जो अंडर 18 है, 18 साल से कम उम्र के हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, उनके पास तजुर्बा नहीं है। फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी, फिजिकल अभी वो इतने स्ट्रांग नहीं हुए कि वो एक्टिविटीज को बासानी परफॉर्म कर सकें, और मेंटल मैच्योरिटी जब तक वो किसी काम को परफॉर्म नहीं करेंगे या परफॉर्म होता हुआ नहीं देखेंगे तब तक वो इस काबिल नहीं होंगे कि वो काम को जहनी तौर पर पुरसकून तरीके से परफॉर्म कर सकें। पुअर रिस्क परसेप्शन, कॉमन नॉलेज, इंडस्ट्रियल नॉलेज और एक्सपर्ट नॉलेज की कमी की वजह से उनका जो रिस्क परसेप्शन होगी वो बहुत ज्यादा पुअर होगी। इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर ग्रुप, तो वो पीयर ग्रुप प्रेशर से भी बहुत जल्दी असरअंदाज करेगा उनके ऊपर। ईगर बोलते हैं किसी चीज का शौक रखना, मुश्ताक होना, मतलब उन्हें हर काम करने का शौक तो होगा, वो हर काम चाहे उन्हें आता है या नहीं आता उसके लिए वो हामी तो भर लेंगे, लेकिन उसको परफॉर्म करने से मे बी कासिर हों। कंट्रोल में ये इसके लिए क्या है? ट्रेन एंड सुपरवाइज करें उन्हें। प्रोहिबिट सर्टेन हाई रिस्क एक्टिविटीज, उनके लिए जिन रिस्क एक्टिविटीज में जो ऐसी रिस्क एक्टिविटीज जहां में रिस्क हाई है वो उनसे हम उन्हें रोकें। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्ट वर्क पैटर्न्स एंड आवर, और हम उनके काम करने के तरीकेकार को और जिन घंटों में वो काम कर रहे हैं उनको महदूद कर दें, इससे उनके ऊपर काफी फायदा होगा। नेक्स्ट जो इस कैटेगरी में आते हैं वो है न्यू एंड एक्सपेक्टेंट मदर, कि नई जो खवातीन माँ बनी हैं या जो माँ बनने जा रही हैं तो उनको किन किन चीजों से प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले नंबर पे सर्टेन केमिकल्स हैं। केमिकल्स इनहेल हो सकते हैं, इंजेक्शन हो सकती है उनकी फूड के साथ, या एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे उनके लिए और उनके आने वाले बेबी के लिए कोई भी खतरा हो सकता है। सर्टेन बायोलॉजिकल एजेंट्स में वायरसेस एंड डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं जिसकी वजह से उनकी सेहत मुतासिर होने का खदशा मौजूद है। मैनुअल हैंडलिंग, कोई भी काम अगर वो अपने जिस्म के जोर पे जैसे पुश, कैरी, लोडिंग, अनलोडिंग करती हैं तो ऐसी सूरत में भी माँ और बच्चे दोनों के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। टेम्परेचर एक्सट्रीम, हॉट टेम्परेचर की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, कोल्ड टेम्परेचर की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा होल बॉडी वाइब्रेशन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हैं जिसमें उनका पूरा जिस्म जो है, पूरी बॉडी जो है वो हरकत में आ रही है, तो इसके नतीजे में भी नुकसान पहुंच सकता है। दूसरे मजीद जो चीजें हैं वो आयनाइजिंग रेडिएशन है, नाइट शिफ्ट्स है, रात गए उनसे काम कराना उनकी सेहत के लिए, उनकी आई साइड और बाकी मामलात के लिए उनके लिए बेहतर नहीं। स्ट्रेस, अगर हम उन्हें ऐसे वर्क एक्टिविटीज, ऐसे टास्क देते हैं जो वो एक टाइम लिमिट के अंदर करने से या ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रेगनेंसी की वजह से परफॉर्म करने से कासिर है, तो ऐसी सूरत में उनके जहन के ऊपर दबाव आएगा, स्ट्रेस आएगा, जो कि उनके लिए बेहतर नहीं। वायलेंस हो सकता है किसी भी तरह का, किसी भी वजह से कोलीग वर्कर या कोई और धक्कम पेल या बुलिंग शुलिंग, इस तरह की चीजें अगर उनके साथ करता है तो ऐसी सूरत में भी वर्किंग कंडीशंस जो उनके लिए होंगी वो सूटेबल नहीं रहेंगी। नेक्स्ट ये हमारे पास इसी कैटेगरी में डिसेबल वर्कर्स हैं। डिसेबल वर्कर्स वो होते हैं जो किसी भी अपने बॉडी ऑर्गन से महरूम है या अपने सेंसेस से महरूम है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा जो है उसकी आई साइट का मसला है, कोई बंदा डेफ है, कोई चलने से कासिर है। ऐसी सूरत में
तमाम तर लोग डिसेबल वर्कर्स होंगे और हेल्थ एंड फिटनेस क्राइटेरिया फॉर सम जॉब। अब जिस तरह से कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनमें हम डिसेबल वर्कर्स के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, जैसा कि अगर आपको कोई भी व्हीकल ड्राइव करना है तो ऐसी सूरत में आपका आई साइड चेक जब होगा तो आपकी आई साइड अब बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज आपको ड्राइविंग के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये लिखा है वर्कर्स विद नॉन डिसेबिलिटीज। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जब आपको मालूम होता है कि डिसेबल लोग हैं तो ऐसी सूरत में ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस पहले से ही ऐसे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करके रखती हैं, उसके अलावा उनको हेल्प आउट करने के लिए बड़ी या रनर्स प्रोवाइड करती है ताकि वो लोग अपनी एक्टिविटीज को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। ये जितने भी स्पेशल केसेस या वनरेबल वर्कर्स हैं, इन सब को रिस्क असेसमेंट बनाते हुए पूरी तवज्जो से देखा जाएगा, इनके लिए स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स की जाएंगी ताकि ये भी आम लोगों की तरह एक्टिविटीज परफॉर्म करें और उन्हें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। लास्ट इसमें जो हमारे पास आते हैं, जो लास्ट कैटेगरी है इसके अंदर, वो है लोन वर्कर्स। लोन वर्किंग क्या है कि आप किसी भी काम के लिए अकेले जाते हैं, आपको वो काम अकेले परफॉर्म करना है। जिस तरह यहाँ पे भी एक एग्जांपल मौजूद है, एक नर्स जो है अपने पेशेंट के साथ बैठी है, तो ऐसी सूरत में काफी जगहों पे काफी सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको लोन वर्किंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ये वर्कर्स स्पेशली वल्नरेबल एंड मोर एट रिस्क ऑफ वायलेंस, प्रिजन वर्कर, मेंटल हेल्थ नर्स, मतलब कि अगर वो मुजरमों को हैंडल कर रहा है तो ऐसी सूरत में उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन आ सकता है। मेंटल हेल्थ नर्स है तो उसका क्या इशू होगा कि आगे जितने भी पेशेंट है वो मेंटल है और वो किसी भी टाइम ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल के लिए नुकसान हो सकता है। और अगर इफ दे आर इंजर्ड और कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें हम कैसे लोन वर्किंग को अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कन्फाइंड स्पेस में कोई बंदा एंटर होता है, पहली तो बात यह है कि कन्फाइंड स्पेस है क्या चीज। तो कन्फाइंड स्पेस बेसिकली एनी स्पेस और कंडीशन इन विच वी हैव लिमिटेड मींस ऑफ एक्सेस एंड एग्रेस, कि कोई भी ऐसी जगह जहां पे हमें पहुंचने के दाखिली और खारजी जो रास्ते हैं वो महदूद हैं, या इफ any place or condition where we have enrichment of oxygen or deficiency of oxygen। तो कोई भी ऐसी जगह जहां पे ऑक्सीजन की ज्यादती है या ऑक्सीजन की कमी है, तो दोनों सूरतों में ये हमारे लिए कन्फाइंड स्पेस होगी। तो मतलब किसी भी जगह पे जहां पे पहुंचने के निकलने के जराए महदूद हैं या जहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी या ज्यादती होगी, तो ऐसी जगह को हम कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे। तो कन्फाइंड स्पेस में जब भी कोई बंदा जाएगा तो उसके साथ एक बडी जाएगा और कन्फाइंड स्पेस के साथ एक जो कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट मौजूद होगा, ताकि अगर ऐसी जगह पे कोई ऐसा वाकया रोनमा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो चीजों को हेल्प आउट किया जा सके। मैनेजमेंट ऑफ चेंज, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब किसी भी नोयत की चेंजेस की जाएंगी, ख्वाह वो पॉलिसी चेंजेस हों या आपकी टेक्नोलॉजी चेंजेस हों, तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है। किसी भी फील्ड के अंदर याद रखिएगा कि चेंज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। चाहे वो आम जिंदगी की आप अपनी रूटीन देख लीजिए कि जब भी कोई चीज आपकी जिंदगी में तब्दील होती है तो उसके नतीजे में शायद फिजिकली आप एक्सेप्ट कर लें, लेकिन मेंटली एक्सेप्ट करने में आपको कुछ वक्त दरकार होता है। द इम्पैक्ट ऑफ चेंज में जब बात कर रहे हैं तो चेंज इंक्लूड्स चेंजेस टू वर्क प्रेमिसेस। अब हम जो चेंज डिस्कस करेंगे वो हमारी वर्क प्लेस से रेलेवेंट होगी। चेंज इंक्लूड्स चेंजेस टू वर्क प्रोसेसेस, वो जो हम काम परफॉर्म कर रहे हैं, वर्क प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें तब्दीली आ गई, या इक्विपमेंट चेंज हो गया, पहले मैनुअल थे अब पावर टूल्स आ गए हैं। प्रैक्टिसेस एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, टेम्पररी वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क में भी वो वर्क जो टेम्पररी
पूरी तरह कोई चीज तामीर या मुनदम नहीं की जाएगी, बल्कि जब कोई चीज पार्ट्स में की जाएगी तो उसको हम कंसीडर करेंगे टेम्पररी वर्क्स में। अब टेम्पररी वर्क्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं? सबसे पहले शॉर्ट टर्म बिल्डिंग प्रोजेक्ट। शॉर्ट टर्म बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्शंस बनाने हैं या बिल्डिंग के अंदर किसी भी तरह की एडिशन की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पे वर्कर्स के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स के मुताबिक वॉशरूम्स नहीं थे, वॉशिंग फैसिलिटीज नहीं थी, तो वो बनाई जा रही हैं, तो ये आपके शॉर्ट टर्म बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में आएगा। अगली चीज बिल्डिंग मेंटेनेंस। बिल्डिंग मेंटेनेंस में किसी भी जगह पे बिल्डिंग को मरम्मत की जरूरत है, तो ऐसी सूरत में बिल्डिंग के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर जो इक्विपमेंट इंस्टॉल है उसको मेंटेनेंस की जरूरत है, तो बिल्डिंग मेंटेनेंस में आएगा। टेक्निकली जो अगर बिल्डिंग कहीं से डैमेज हो गई है, उसको रिपेयर्स की जरूरत है, तो वो रेनोवेशन वर्क में आएगा। मतलब कि आप कोई भी चीज जो खराब हो चुकी है इस टाइम पे उस प्रेमिसेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको जो उसकी मरम्मत की जाएगी, रिपेयर वर्क किया जाएगा, उसको हम रेनोवेशन वर्क कहेंगे। नेक्स्ट डेमोलिशन वर्क। डेमोलिशन वर्क होता है किसी चीज को नॉक डाउन करना, मतलब किसी चीज को गिरा देना, मुनदम करना, नॉक डाउन करना कि कुछ हिस्सा ऐसा जो अब काम का नहीं रहा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ, या अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर उसका इस्तेमाल नहीं है, तो ऐसी जगह को गिराने के अमल को डेमोलिशन का प्रोसेस बोलते हैं, और ये भी टेम्पररी वर्क के अंदर इंक्लूड होगा। लास्ट थिंग इसमें हमारे पास जो काम इसके अंदर शुमार किया जाता है वो है एक्सकवेशन। एक्सकवेशन को अगर आप आम अल्फाज में डिफाइन करना चाहें तो एक्सकवेशन होता है द मैन मेड कैविटी और होल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब एक्सकवेशन हम आम अल्फाज में खुदाई को बोलेंगे, लेकिन कैसी खुदाई? बेसिकली सतह जमीन के ऊपर इंसानी बनाया हुआ गड़ा, चाहे वो ट्रेंच मोर्चों के लिए बनाया गया या किसी और पर्पस के लिए बनाया गया, तो उसको हम एक्सकवेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, मिटिगेटिंग द इंपैक्ट ऑफ चेंज। अब जरूरत इस बात की पेश आती है कि जब आपके पास इंपैक्ट ऑफ चेंज आए तो आप इसको मैनेज कैसे करेंगे, इससे कैसे आप इसको डालेंगे कि आपकी वर्कफोर्स जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो इस चेंज में आपका साथ दें और ये चेंज बेहतरी की बजाय आपकी एडवर्स कंडीशन की तरफ आपको ना लेके जाए। तो इस सिलसिले में जब हम मिटिगेट करेंगे इंपैक्ट ऑफ चेंज को, तो इसके अंदर हमारे पास 6 चीजें मौजूद हैं जिनको इस मैनेजमेंट के अंदर हम शामिल करते हुए मैनेजमेंट ऑफ चेंज को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, ताकि ये मैनेजमेंट ऑफ चेंज जिस पॉजिटिव पर्पस के लिए हमने परफॉर्म की वो पर्पस हमारा फुलफिल हो जाए। इसमें सबसे पहली बात रिस्क असेसमेंट। जाहिर बात है जब किसी भी तरह का प्रोसेस चेंज होता है, आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, लेजिस्लेशन चेंज होती है, तो आपको नए सिरे से रिस्क असेसमेंट जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 20 ऑफ C155 ILO हमें एम्प्लॉयर को पाबंद करता है कि मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी जगह पर जब भी कोई चेंज होगी तो एम्प्लॉयर पाबंद है कि वो अपने एम्प्लॉइज को उनको वो चीज इन्फॉर्म करे, वो चीज उनके साथ कंसल्ट करे। नेक्स्ट, कॉम्पिटेंस ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजर। तो ऐसी सूरत में फिर ख्याल रखा जाएगा, आया अगर हम टेक्नोलॉजी चेंज करने फॉर एग्जांपल जा रहे हैं तो क्या हमने अपनी वर्कफोर्स को भी इस काबिल किया कि वो नई आने वाली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के काबिल हो। तो इस सूरत में हम कॉम्पिटेंसी ऑफ स्टाफ के ऊपर काम करते हुए वर्कर्स और मैनेजर्स को ट्रेन करेंगे ताकि वो इस मैनेजमेंट ऑफ चेंज के अंदर खुद को भी बेहतर कर सकें। नेक्स्ट, सेग्रीगेशन ऑफ द वर्क एरिया। अगर किसी जगह पे ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, फॉर एग्जांपल आपका डेमोलिशन का वर्क है या एडिशन ऑफ एनी, यू कैन से
کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈیشن ہو رہا ہے کہ کسی بھی بلڈنگ کے کسی حصے کا ایڈیشن ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ سیگریگیٹ کر دیں گے کہ جو ایریاز جہاں پر ایکٹیویٹی پرفارم کی جا رہی ہے اس کو ہم سیگریگیٹ کر دیں گے، تاکہ اب وہ سیگریگیشن اس طرح سے ہوگی، آپ ایریا کو بیریکیڈ کر دیں تاکہ جو جنرل ورکر ہے جس کا اس ایکٹیویٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا اس سے انٹریکشن نہ ہو۔ نیکسٹ جی ایمرجنسی پروسیجر اینڈ دا امپیکٹ آف دا ورکس آن ایگزسٹنگ ایمرجنسی ارینجمنٹ۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ایمرجنسی پروسیجرز ہم نے ڈیولپ کیے تھے، اب جب یہ ہم چینجز لا رہے ہیں تو اس دوران آیا کسی اور طرح کی ایمرجنسی سے ہمیں سامنا تو نہیں کرنا پڑ سکتا۔ فار ایگزامپل ڈیمولیشن کا ورک ہے، اس دوران ڈسٹ ایک بہت بڑا ہیزرڈ ہوگا جس کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ ڈیمولیشن کے دوران جب آپ ناک ڈاؤن بلڈنگ کرتے ہیں، آپ کے ورکرز جو ہیں اس ورک پلیس کے اوپر جو ورکر کام کر رہے ہوں گے وہ انجرڈ ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اپنے ایمرجنسی پروسیجرز کو بھی ریوائز کریں گے تاکہ یہ جو مینجمنٹ آف چینج کے مطابق جو چینجز لائی جا رہی ہیں ان کو بہتر طریقے سے ٹیکل کیا جا سکے۔ لاسٹ ون ویلفیئر پروویژن۔ ویلفیئر پروویژن آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو امپلائر کی رسپانسبلٹی کے علاوہ اس نے سیف پلیس آف ورک دینی، سیف سسٹم آف ورک دینا ہے، سیف پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ دینا ہے، ٹریننگ، کمپیٹنسی اور سپرویژن آف سٹاف، یہ اس کی رسپانسبلٹیز ہیں بائی لا۔ لیکن ویلفیئر فیسلٹی ادر دین رسپانسبلٹیز ہیں جو ایک ورکر کا رائٹ ہے، تو وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ تمام ورکرز کو اس کے اندر انوالو کیا جائے، آیا جو پہلے سے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور باقی جو اس ایکٹیویٹی کے دوران اس چینج کے اندر انوالو ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، دا مینجمنٹ آف چینج، جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کون کون سی چیزیں چینج میں ہم کنسیڈر کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارا مینجمنٹ پرنسپل کیا ہوگا جس میں ہم کن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مینجمنٹ کا جو امپیکٹ ہے اس کو ہینڈل کرنے کی، اس کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت جلد اپنے اگلے لیکچر سیف سسٹم آف ورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔